रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूँ आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाज़िर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, बहुत सारे दिनों से मैं आप लोगों से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ में लाइव आऊँ, क्योंकि जो महीना शुरू हुआ उसके शुरू में हम लोग लाइव आ नहीं पाए। और जबकि मेरा वादा आप लोगों से ये है कि हर महीने लाइव आऊँगा, तो मैं इस बार भूल गया और आप लोगों ने भी मुझे याद नहीं दिलाया यार कि आपको लाइव भी आना था। खैर, कल के दिन मुझे अचानक से याद आता है कि मुझे लाइव भी आना था, इसलिए मैं कल के दिन लाइव आता हूँ। सोचता हूँ कि आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लूँ। और दूसरा लाइव आने के पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी था कि मैंने सोचा था कि हम लोग इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि आखिरकार व्यूज़ इतने क्यों डाउन आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों से इस बारे में बातचीत की। एक हमारे बहुत प्रिय कहानीकार भी हैं, जो एक क्राइम स्टोरी का चैनल चलाते हैं। उन्होंने कल मुझे कमेंट्स में बोला कि आप इस स्टोरी को थोड़ा-सा घुमाएँ, थोड़ा-सा इधर-उधर करें, तो आपके व्यूज़ बढ़ जाएँगे। लेकिन दोस्तों, सच कहूँ तो मुझसे ये चीज़ें हो नहीं पाएँगी। मैं एक जेन्युइन क्राइम रिपोर्टर हूँ और मैं आप लोग को वही स्टोरी सुनाता हूँ, जो सुनानी चाहिए। मैं आप लोगों को स्टोरी के अंदर नमक मिर्च मिलाकर नहीं सुना सकता, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप सुनेंगे हो सकता है कि व्यूज़ बढ़ जाएँ, लोग जुड़ जाएँ। लेकिन मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो क्राइम स्टोरी सुनाते हैं और जो क्राइम स्टोरी सुनते हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस स्टोरी के साथ में क्या किया गया है। बाद में डेफ़िनेटली आप लोगों के ज़हन से मेरे प्रति जो इज़्ज़त है, वो इज़्ज़त कम हो जाएगी। और ये आज नहीं तो कल डेफ़िनेटली होना ज़रूर है, अगर मैं कहानी को घुमाऊँगा तो। तो आप लोग अगर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भले ही ये देखेंगे कि मेरे व्यूज़ कम रहेंगे, लेकिन मैं आप लोग को कहानी वही सुनाऊँगा, जो जेन्युइन तरीका होना चाहिए कहानी सुनाने का। बहरहाल दोस्तों, ये एक औपचारिक बात थी, सोचा आप लोगों को बताना चाहिए। बाकी व्यूज़ के पीछे भाग नहीं रहें, जो हमें काम करना चाहिए अपने काम के प्रति एक तरीके से अच्छा एक लक्ष्य बना रखा है कि काम बेहतर करना है। बाकी अगर सफलता की बात रहती है, तो वो तो किस्मत की बात है। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी के अंदर एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर जो घर की महिला होती है, अगर वो घर को तोड़ना चाहे, घर को खोदना चाहे, तो वो सुई की एक नोक से पूरे घर को खोद सकती है। और वहीं एक पुरुष अगर घर को तोड़ना चाहे, तो वो कुदाल लेकर भी अगर चले, तो वो घर को तोड़ नहीं सकता, घर को खोद नहीं सकता। अब ये ऐसी मिसाल मैं आप लोग को क्यों दे रहा हूँ, ये आप लोग कहानी के अंत में जानेंगे। बहरहाल दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है बिजनौर से। और इसी बिजनौर के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है, जिसका नाम योगेश है। योगेश की एक पत्नी है जिसका नाम पूजा है। पूजा और योगेश के टोटल 2 बच्चे हैं। इनकी जो शादी थी वो साल 2013 में इनकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद में योगेश और पूजा दोनों एक दूसरे के साथ में बेहतर ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इनको बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद में परिवार ठीक ठाक चल ही रहा था कि इसी बीच में योगेश और पूजा के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब योगेश और पूजा के बीच में लड़ाई झगड़े जब होना शुरू होते हैं, तो दोनों के बीच में नौबत ये आ जाती है कि आखिरकार योगेश और पूजा दोनों एक दूसरे से अलग रहने का फैसला करते हैं। और जब अलग रहने का फैसला करते हैं, तब भी दोनों ठीक ठाक हैं। योगेश अपनी ज़िंदगी जी रहा है, पूजा जो है वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, 24 सितंबर साल 2025। और इसी 24 सितंबर साल 2025 को योगेश अपने घर से निकला। घर से निकलने के बाद में उसने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में योगेश ने बताया कि भाई, आज मैं आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि लेट हो जाऊँगा तो मैं रुक जाऊँगा। तो उसका भाई कहता है ठीक है, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। अब भाई निश्चिंत हो जाता है, इस बारे में माँ को भी बता देता है कि भैया आज नहीं आएँगे। बाकी के जो परिवार वाले होते हैं खाना वगैरह खाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद में सो जाते हैं। सुबह होती है। अब जब सुबह होती है तो परिवार वालों को थोड़ी-सी ये चिंता होती है कि योगेश किस समय लौट के आएगा। क्योंकि अमूमन जो घर की माँ होती है वो सोचती है कि अगर बेटा दोपहर के खाने तक आता है तो उसके लिए खाने का इंतज़ाम कर दिया जाए। और अगर नहीं आता है तो खाना नहीं बनाया जाए, क्योंकि माँओं को ये भी चिंता होती है कि बेफ़ालतू में खाना बर्बाद भी ना जाए। इसलिए जो माँ होती है अपने छोटे वाले बेटे से कहती है कि अपने भाई को फ़ोन तो लगाओ। अब जो योगेश का भाई था, योगेश को फ़ोन लगाता है। जब फ़ोन लगाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अब योगेश का भाई ये सोचने लगता है कि हो सकता है कि सफ़र में फ़ोन डेड हो गया हो या फिर कोई और बात हो गई हो। उसके बाद में योगेश का भाई जो था व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर देता है। मैसेज करने के बाद में लिखता है कि कब तक आओगे? लेकिन मैसेज जो था वो डिलीवरी नहीं होता, यानी डबल टिक ही नहीं लगता है। फिर योगेश का भाई सोचता है कि हो सकता है कि फ़ोन ऑफ है। जैसे ही खुलेगा व्हाट्सएप का मैसेज देख लेंगे, कॉल कर लेंगे, या फिर मिस्ड कॉल छूटी होगी तो वो देख लेंगे तो कॉल कर लेंगे। लिहाजा ऐसे करते-करते ये जो परिवार वाले लोग थे योगेश का शाम तक वेट करते रहते हैं। लेकिन शाम तक ना तो मोबाइल नंबर लग रहा था, ना व्हाट्सएप पे मैसेज का कोई रिप्लाई आया था। यानी परिवार वालों की जो चिंता थी, ये धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती थी। अब शाम तक ना फ़ोन उठा,
न फ़ोन स्विच ऑन हुआ, न व्हाट्सएप पर मैसेज देखा गया। तो परिवार वालों की चिंता बढ़ी। अब जब चिंता बढ़ी तो परिवार वाले योगेश के जितने भी मिलने वाले लोग होते हैं, उन सारे ही मिलने वाले लोगों के पास पहुँचते हैं। और मिलने वाले लोगों के पास पहुँचने के बाद में कहते हैं कि तुम में से किसी ने योगेश को देखा क्या? या फिर योगेश की किसी से कोई बात हुई क्या? या तुम लोग जानते हो कि योगेश कहाँ पर गया हुआ है? लेकिन जितने भी जानने वाले लोग होते हैं, वो योगेश के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि साहब, हमने तो आज योगेश को देखा ही नहीं। अब परिवार वाले हर उस जगह जाते हैं जहाँ पर योगेश जा सकता था। ऐसा करते-करते जो 24 सितंबर साल 2025 का दिन था, ये पूरा दिन गुज़र जाता है। अब दोस्तों ये पूरा मामला 24 सितंबर साल 2025 का था और अब 25 सितंबर आ चुकी थी। योगेश के बारे में घरवालों को कोई भी जानकारी नहीं थी। तमाम मिलने वालों से पूछ लिया था, जहाँ कहीं भी योगेश जा सकता था, उन सारी जगहों पर खोजबीन कर ली थी। लिहाज़ा फिर ये परिवार वाले जो होते हैं, योगेश के भाई, योगेश की माँ और बाकी के परिवार के जो लोग होते हैं, अब तमाम रिश्तेदारों को कॉल करना शुरू करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगेश किसी रिश्तेदार के घर चला गया हो, वहाँ पर रुक गया हो, फ़ोन स्विच ऑफ हो, चार्जर ना मिला हो, तमाम तरीके की बातें जो इंसान है उसके ज़हन में आती हैं। लिहाज़ा योगेश के परिवार के ज़हन में भी यही सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद में बारी-बारी से ये हर एक रिश्तेदार के यहाँ कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद में बहुत ही सही तरीके से पूछते हैं, क्या योगेश यहाँ पर आया था क्या? जितने भी रिश्तेदार होते हैं, धीरे-धीरे कर सारे ही रिश्तेदारों से पूछ लिया था। लेकिन जितने भी रिश्तेदार होते हैं, वो सब के सब यही कहते हैं कि नहीं, योगेश तो यहाँ पर नहीं आया। अब ऐसा करते-करते दोस्तों 2-1 दिन का और समय गुज़र जाता है। अब यानी 24 तारीख का ये मामला था, 27-28 तारीख आ चुकी थी, लेकिन योगेश के बारे में कोई जानकारी थी नहीं। परिवार वाले अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे थे, हर एंगल्स पर छानबीन कर रहे थे, योगेश कहीं जा सकता था या फिर उसका बार-बार मोबाइल नंबर भी ट्राई कर रहे थे। और ऐसा करते-करते दोस्तों हफ्ता भर का समय गुज़र जाता है। और फाइनली जब हफ्ता भर का समय गुज़र जाता है, अब परिवार वालों को होश आता है कि हमें इस मामले में पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। लिहाजा फिर क्या था, फाइनली 2 अक्टूबर साल 2025 को ये जो परिवार वाले होते हैं, पुलिस थाने पहुंचते हैं। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में योगेश के बारे में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस थाने में बताते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले भी इस मामले में बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में आ जाते हैं, क्योंकि मामला 8 से 10 दिन पुराना था और इस पूरे मामले के अंदर पुलिस को और परिवार वालों को कोई भी ऐसा एंगल, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला था जिससे योगेश के बारे में कहीं पर भी कोई पता चला हो। लिहाजा पुलिस भी इस पूरे मामले के अंदर सबसे पहले जो योगेश होता है उसका मोबाइल नंबर लेती है और मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है। जब मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है तो पता चलता है कि गाज़ियाबाद इलाके की लोकेशन है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी, गाज़ियाबाद में एक थाना लगता है पिलकुआ थाना, उस पिलकुआ थाने की पुलिस से भी कॉन्टैक्ट करती है, जॉइंट ऑपरेशन चलाती है और पिलकुआ थाने की पुलिस से भी कहती है कि तुम भी इस मामले में छानबीन करो। अब दोस्तों पिलकुआ थाना जो है, ये काफ़ी घने जंगलों वाला इलाका है। लिहाजा वहाँ पर जो पुलिस होती है ड्रोन कैमरों का सहारा लेती है, क्योंकि हो सकता है जंगल की लोकेशन दिखा रही थी और जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हादसा हो गया। तो फिर जंगल में डेड बॉडी को ढूंढना या फिर किसी इंसान को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद में पुलिस वाले ड्रोन कैमरों का सहारा लेते हैं और दोस्तों जब ड्रोन कैमरे उड़ाए जाते हैं तो वहाँ पर एक ड्रोन में एक ऐसी तस्वीर आती है कि जब पुलिस वाले उस तस्वीर के पास पहुँचते हैं तो सामने का जो दृश्य था उसे देखने के बाद में जो अच्छे भले पुलिस वाले भी होते हैं वो भी उल्टियाँ करने लगते हैं। दरअसल इस ड्रोन कैमरे के अंदर एक डेड बॉडी कैप्चर हुई थी और ये जो डेड बॉडी थी लगभग 8 से 10 दिन पुरानी थी और इस डेड बॉडी की हालत ऐसी थी कि मैं आप लोग को शब्दों में बता नहीं सकता, क्योंकि इस डेड बॉडी के जो कुछ अंग थे वो जंगली जानवरों ने खा लिए थे। जिस्म पर खरोचों के निशान थे, हर जगह नोच खटोस खसोट कर खाई गई थी और जो बाकी के बचे हुए अंग थे उसमें कीड़े पड़ चुके थे। यानी डेड बॉडी इतनी ज़्यादा बुरी हालत में थी कि कोई भी उस डेड बॉडी को मन भरकर देख नहीं पा रहा था। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस वाले उस डेड बॉडी को लेते हैं। डेड बॉडी को लेने के बाद में सबसे पहले परिवार वालों को दिखाते हैं। परिवार वाले तुरंत जब इस डेड बॉडी को देखते हैं तो शनाख्त कर लेते हैं, कहते हैं कि साहब ये तो योगेश ही है, क्योंकि उस डेड बॉडी के जो कपड़े थे उन्हीं के कपड़ों से महज शनाख्त की जा सकती थी। बाकी की जो डेड बॉडी थी ये पूरी तरीके से सड़ चुकी थी और पहली बार में कोई इंसान देखकर ये भी नहीं कहेगा कि ये किसी इंसान की डेड बॉडी है। लिहाजा फिर क्या था, जो पुलिस वाले होते हैं वो सबसे पहले इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उसके बाद में पुलिस वालों के जहन में कई सारे सवाल आते हैं। पहला सवाल तो पुलिस वालों के जहन में ये था कि ऐसा हो सकता है कि योगेश इधर कहीं आया हो और उसके बाद में इसके साथ में कोई
दुर्घटना हो गई हो जिसकी वजह से ये वहाँ पर गिर फिर गया हो, उसके बाद में जानवरों ने हमला कर दिया हो, या फिर उन पुलिस वालों को ये भी लगता है, हो सकता है कि किसी जानवर ने वैसे हमला कर दिया हो, या फिर किसी ने योगेश के साथ में जानबूझकर ये सब कुछ किया है और बाद में कत्ल कर कर उसकी डेड बॉडी को इस जंगल के अंदर फेंका गया है। अब ये सारे सवाल पुलिस के जहन में तो थे, लेकिन इन सारे सवालों का पुलिस के पास में एक भी जवाब नहीं था। फिर क्या था, पुलिस वाले सोचते हैं कि एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फाइनली इंतज़ार करते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये मेंशन होता है कि ये जो व्यक्ति था योगेश, इसकी तो हत्या की गई है और हत्या भी लगभग 8 से 9 दिन पहले की गई है और उसके बाद में इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर लाकर फेंका गया है। अब ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि ये हत्या हुई है, यानी पुलिस जो पहले समझ रही थी हो सकता है कोई हादसा हो गया हो या फिर कोई और बात हो गई हो, लेकिन अब चीज़ें क्लियर हैं कि हत्या हुई है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल पुलिस के लिए ये था कि अगर इस केस में पुलिस अपनी छानबीन करे और कातिल तक पुलिस पहुंचे तो फिर कैसे पहुंचे, क्योंकि एक व्यक्ति जो रहने वाला बिजनौर का है वो गाज़ियाबाद आता है और उसके बाद में पिलकुआ थाने में उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो कोई व्यक्ति बिजनौर से गाज़ियाबाद क्यों आएगा, उसके बाद पिलकुआ थाने में क्यों जाएगा, डेड बॉडी जंगल में क्यों मिलेगी? ये सारे ही सवाल पुलिस के जहन में थे। इसलिए पुलिस वाले जो थे अब वो घर वालों से पूछताछ करते। सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है, कोई डाउट है, और अगर किसी के ऊपर कोई शक कोई डाउट हो तो हमें बताओ। और साथ ही साथ पुलिस वाले ये भी पूछते हैं क्या आप ये बता सकते हैं कि तुम्हारा भाई बिजनौर क्यों आया था, सॉरी बिजनौर से गाज़ियाबाद क्यों आया था। अब जैसे ही ये सवाल इस योगेश के भाई वगैरह से करते हैं तो जो योगेश का भाई होता है ये पुलिस से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहता है कि मेरा भाई गाज़ियाबाद सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से आ सकता है और वो वजह बहुत ज़्यादा छोटी सी है, कोई ज़्यादा बड़ी वजह नहीं है। दरअसल मेरा भाई जो योगेश है उसकी उसकी पत्नी के साथ में रिश्ते अच्छे हैं नहीं और उसकी जो पत्नी है उसने तलाक की अर्जी लगाई है और तलाक की अर्जी उसने गाज़ियाबाद कोर्ट में ही लगाई है, तो हो सकता है कि वो यहीं पर आया हो। अब जैसे ये चीज़ें पुलिस को पता चलती है कि योगेश की पत्नी ने गाज़ियाबाद कोर्ट में अर्जी लगाई है तलाक की, तो पुलिस समझती है कि हो सकता है इस केस के अंदर पत्नी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। लिहाजा थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती हैं ये पुलिस के सामने क्लियर होती हैं, पिक्चर साफ होती है। उसके बाद में पुलिस सोचती है कि चलो ठीक है, एक बार योगेश की पत्नी पूजा से ही पूछताछ कर लेते हैं। उसके बाद जो थी पुलिस वो पूजा के घर पे पहुंचती है, पूजा को पूछताछ के लिए बुलाती है। पूजा से पूछा जाता है कि तुमने योगेश को यहाँ पर बुलाया था क्या? तो जो पूजा होती है, चूंकि कत्ल हुआ था इसलिए पुलिस कत्ल के सिलसिले में पूछताछ कर रही थी, तो पूजा कहती है कि नहीं, मैंने तो योगेश को नहीं बुलाया। उसके बाद में पुलिस ये पूछती है कि तुम यहाँ क्यों रह रही हो, अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रही हो? पूजा जो है वो एक ही जवाब देती है कि मेरे पति के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, इसलिए मैंने तलाक की अर्जी लगाई थी। फिर पुलिस ये पूछती है कि तुमने योगेश को कोई कॉल वगैरह किया था क्या? तो जो पूजा होती है वो कहती है कि नहीं, मैंने तो कोई कॉल नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को पूजा के ऊपर डाउट होने लगता है और डाउट इसलिए हो रहा है कि पूजा पुलिस के जितने भी सवाल थे उन सारे ही सवालों के जो जवाब थे ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली दे रही थी। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इंसान को उसका ओवर कॉन्फिडेंस भी ले डूबता है और इस केस के अंदर भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले पुलिस टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेती है और पूजा की कॉल डिटेल्स और साथ के साथ योगेश की कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है। जब योगेश की कॉल डिटेल्स, पूजा की कॉल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं तो उसमें पता चलता है कि योगेश और पूजा की तो लास्ट टाइम बात हुई थी। अब इधर बात हुई है, इधर पूजा जो है वो पुलिस से मना कर चुकी है कि नहीं, उसकी तो कोई बात नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अब जो शक था ये पूजा के ऊपर जाने लगता है। अब जब पूजा के ऊपर पुलिस को शक जाता है तो उसके बाद में पुलिस जो थी पूजा को उठाती है, सीधा पुलिस थाने लेके पहुंचती है। अब पुलिस थाने ले जाने के बाद में पूजा को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और जब पूजा को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में जब तबीयत से इसको तोड़ा जाता है तो उसके बाद में पूजा टूटती है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है ये कहानी फिर उसी रिश्ते पर, फिर उसी जगह जाकर पहुंचती है जिस जगह आजकल की हर कहानी पहुंच रही है, यानी एक महिला और अपने पति का कत्ल। और पूजा इस कहानी को जब सुनाती है तो इस कहानी को सुनने के बाद में ना कि हर कोई दंग रह जाता है बल्कि हर कोई सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि आज के इस ज़माने में पति सुरक्षित भी हैं या फिर नहीं। दरअसल पूजा जो पुलिस को कहानी सुनाती है उस कहानी की शुरुआत तो साल 2010 और साल 2011 में ही हो जाती है। दरअसल कर्नाटक में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है सुखदेव। अब कर्नाटक में ये रहने वाला व्यक्ति सुखदेव एक महिला से, एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था
और इस लड़की का नाम था पूजा। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अब जब मोहब्बत किया करते थे तो मोहब्बत में झगड़ा तकरार ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं। तो कभी झगड़ा होता, जब झगड़ा होता तो ये जो सुखदेव था बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, क्योंकि ये पूजा से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। अब इसी दौरान पूजा और सुखदेव के बीच में एक दिन झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है तो पूजा फ़ोन उठाती नहीं है, सुखदेव परेशान होता है। अब सुखदेव को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो पूजा को कैसे मनाए, इसलिए वो अपने साथ में ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है आशीष, आशीष जो कि उसी के रूम पे रहता था, वहीं पर सुखदेव ने उसे कुछ कामकाज दिला रखा था। आशीष से कहता है कि यार तुम पूजा को फ़ोन लगाओ और कहो कि भाभी, जो सुखदेव भैया हैं उन्होंने फ़िनाइल पी लिया है। आमतौर पे लड़के इस तरीके के नाटक करते हैं लड़कियों को मनाने के लिए। उन्होंने फ़िनाइल वगैरह पी लिया है और वो उनकी हालत बहुत ख़राब है, आप बात कर लीजिए, हो सकता है कि ठीक हो जाए। अब आशीष बात करता है, बात करने के दौरान आशीष और पूजा, अब ये दोनों भी एक दूसरे के टच में आ जाते हैं, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। और ये बातें जब सुखदेव को पता चलती है कि जो मेरा दोस्त है वही मेरी प्रेमिका के साथ में रिश्ते बना के बैठा है, तो उसके बाद में वो आशीष को वहाँ से भगा देता है। अब आशीष वहाँ से निकलता है कर्नाटक से, उसके बाद गाज़ियाबाद आ जाता है। जब गाज़ियाबाद आता है तो उसे पता चलता है कि पूजा भी गाज़ियाबाद की ही रहने वाली है। उसके बाद में दोनों मिलने मिलाना करते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं और उसके बाद में ये दोनों फैसला करते हैं कि हम लोग लिव इन में रहने लगेंगे। अब इधर पूजा और आशीष लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। इधर पूजा के घर वालों को पूजा की शादी की चिंता हो रही थी, क्योंकि पूजा उनकी नज़र में बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत सीधी, बहुत सुलझी हुई लड़की थी। लेकिन पूजा ऑलरेडी किसी के साथ में लिव इन में रह रही है। इस चीज़ के बारे में पूजा के परिवार वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था। लिहाजा फिर क्या था, पूजा के परिवार वाले पूजा के लिए लड़का ढूंढते हैं। लड़का ढूंढा जाता है, लड़का मिलता है जिसका नाम योगेश होता है। योगेश पे तलाश खत्म होती है। अच्छा, योगेश की अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, इसलिए जब पूजा से बात की जाती है तो पहले तो पूजा सोचती है कि वो आशीष को छोड़कर कैसे जाएगी। लेकिन फिर उसके जहन में आता है कि योगेश की अच्छी प्रॉपर्टी है तो चलो शादी कर लेते हैं। उसके बाद में ये आशीष को छोड़कर योगेश से शादी कर लेती है। अब शादी करने के बाद में ये योगेश के साथ रहना शुरू करती है। 2 बच्चे होते हैं। लेकिन शादी के थोड़े समय के बाद में जो पूजा होती है इसे अपने प्रेमी आशीष की याद आती है और उसके बाद ये फिर से आशीष से बातचीत शुरू कर देती है। अब आशीष से जब बातचीत शुरू करती है तो कभी मौका मिलता तो उससे मिलने भी जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में आखिरकार योगेश को पता चल जाता है। और दोस्तों, किसी भी पति को अगर उसकी पत्नी की करतूतों के बारे में पता चले तो वो कैसे खामोश रहेगा। इसलिए योगेश अब विरोध करता है। जब विरोध करता है तो इसी बात को लेकर योगेश और उसकी पत्नी जो पूजा होती है, इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। और जब झगड़ा होता है तो झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि इनके अच्छे खासे रिश्ते के अंदर अब कड़वाहट घुल जाती है। और उसके बाद में जो पूजा होती है, ये योगेश का घर छोड़ने का फैसला करती है। उसके बाद ये अपने मायके पहुंच जाती है, परिवार वालों को बताती है कि अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता है, मार पिटाई करता है। और उसके बाद में ये तलाक की अर्जी लगा देती है, तलाक की अर्जी लगा देती है। लेकिन इसी बीच में ये इस व्यक्ति जिसका नाम होता है आशीष, इसके साथ मिलकर प्लानिंग करती है कि अगर हम लोग हत्या कर दें तो योगेश की जितनी भी प्रॉपर्टी है ये मुझे मिल सकती है और उसके बाद में हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। उसके बाद ये प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के तहत एक सुपारी किलर को हायर करते हैं। उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि सारी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे हिसाब से होंगी। उसके बाद में इस योगेश को ये फ़ोन करके बुलाते हैं 24 तारीख को। बुलाने के बाद में पिलकुआ थाने लेके पहुंचते हैं। वहां पर जंगल के रास्ते से ये लोग जा रहे होते हैं कि उसी समय वो सुपारी किलर आता है और योगेश की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में ये लोग उसकी डेड बॉडी को वहीं जंगल में फेंक देते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि यहाँ पर कौन ही देखेगा और भले ही कहाँ हम पकड़े जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने सब कुछ किया था वो बड़ी ही प्लानिंग के तहत किया था। लेकिन जैसा कि कल मैंने आप लोगों से लाइव में भी कहा था कि इंसान जब प्लानिंग करता है तो उसकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है जब पुलिस प्लानिंग करती है। और इस तरीके से पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। और आप लोगों ने देखा कि एक लड़की है जो पहले एक व्यक्ति से मोहब्बत करती थी, बाद में उसके दोस्त के टच में आई, बाद में एक पति हुआ तो उसकी भी नहीं हुई। यानी 3 मर्दों से भी उस महिला की जो एक तरीके से महत्वाकांक्षाएं थीं, जो जो उसकी ज़रूरतें थीं, वो पूरी नहीं हुई। और उसके बाद में एक कत्ल कर कर अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारेगी। आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में जो भी सोचते हो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, वो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। अच्छा दोस्तों, कमेंट्स पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये स्टोरी मैंने पहले सुनाई थी और आज मैंने इसलिए सुनाई ये स्टोरी कि इस स्टोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदली हैं और जो नई अपडेट थी उसके साथ ये स्टोरी सुनाई है। शीलनिधि शर्मा लिखते हैं, आप सीधी पुलिस वाली स्टोरी सुनाते हैं और साफ़ सुथरी आपके फ़ैन भी हैं। कुछ लोग मस्ती वाली सुनना चाहते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। शीलनिधि शर्मा जी, ये कुछ लाइव के अंदर भी कल हुआ, तो खैर यही सब कुछ बातें हैं और मुझे भी यही रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ लोग
मटर मस्ती करने आते हैं, कुछ लोग बस मनोरंजन करने आते हैं तो वो सुनते हैं, तो उन्हीं लोगों के ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो धीरे-धीरे ऐसे चैनल की तरफ लोग आएँगे जिस चैनल के ऊपर साफ-सुथरी क्राइम स्टोरी सुनाई जाती है, जिसमें महज़ एक क्राइम पर ही फ़ोकस किया जाता है। बाकी दिनेश कुमार है, लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है। शुक्रिया मेरे भाई। धीरज सिंह है, लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई शुक्रिया। नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं। तो भैया नमस्कार, शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार की वाइफ जिनका नाम दीप है, आपका भी शुक्रिया। विजय भान है, लिखते हैं विजय भान यादव गोरखपुर से सुनता हूँ और बेहतरीन स्टोरी है। तो विजय भान यादव जी शुक्रिया आपका, गोरखपुर से सुनते हैं आप। शरियन शर्मा है, लिखते हैं बहुत खूब मलिक भाई। तो शरियन शर्मा जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में दिनेश कुमार है, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया जी। मनदीप वर्मा की पत्नी है जिनका नाम रादीप वर्मा है, कल लाइव में भी हमारे साथ जुड़ी थी बहन, आपका शुक्रिया। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से सुनते हैं कहानी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं क्या ही कहा जाए, बहुत ही ख़राब समय चल रहा है, शुक्रिया भाई। दिनेश कुमार लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक, शुक्रिया। और उसके बाद में जस्सन धू हैं, लिखते हैं राम राम वाहेगुरु जी, कृपा करो जी सब तेज जी। तो शुक्रिया मेरे भाई आपका। मुस्तकीम मंसूरी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, और आज जब तक अपने अपने कपड़ी कार्रवाई नहीं होगी ये होता रहेगा, जब तक इन पे कड़ी कार्रवाई नहीं होगी ये होता रहेगा। भाई कड़ी कार्रवाई भी होती है, लोगों को फांसी तक हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मीना जी हैं, नमस्ते लिखती हैं। मीना जी नमस्ते, कैसी हैं आप। खान अकील हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, दुनिया कहाँ जा रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो खान अकील जी वालेकुम सलाम। क्या ही कहा जा सकता है, बस हर किसी को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। उस्मान अली जी कमेंट्स करते हैं। ए चौधरी हैं, लिखते हैं कितना घटिया होते जा रहे हैं लोग, सारे रिश्ते नाते भूलते जा रहे हैं। तो शुक्रिया मेरे भाई। राधिया शर्मा है, लिखते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी से राजस्थान से सुनते हैं कहानी, और लिखते हैं आज औरत की वजह से जान चली गई, शादी कैंसिल। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, लिखते हैं सुनीता शर्मा, लिखते हैं आप तो अपने बेटे की सीधी शादी करवाने की सोचकर मुझे डर लगता है, और किस कैसी लड़की मिली, ओ माय गॉड, हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, हम सब आज भी एक दूसरे की कितना प्यार करते हैं और केयर करते हैं। तो सुनीता शर्मा जी, ऐसा नहीं है कि आज भी सारे लोग ख़राब हैं। ये जो कहानी सुनाई जाती है ये महज़ करोड़ों में 1-2 कहानियाँ होती हैं, लेकिन होती हैं तो सारे ही लोग गलत नहीं हैं। आज भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, और हमने भी शादियाँ की हैं, अरेंज की हैं, तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है जब तक चल रहा है। उसके बाद में अभिमन्यु पांडे लिखते हैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, और जब तक कौन-कौन पहुंचने वाला है, इतने देशों की आबादी भी नहीं है। अपराधी पैरोल पर बाहर घूम रहे हैं और यही उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो अभिमन्यु पांडे जी, एक बड़ा देश है, एक बड़ी न्याय व्यवस्था है और ज़्यादा आबादी है, तो इसके पीछे एक ये भी कारण है। बालाजी बिहारी हैं, लगते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आखिर पति को कब तक मौत देते रहेंगे ये लोग, पत्नी को क्या हो गया है सर जी, थैंक्स जी। तो बालाजी बिहारी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सुख पवार हैं, लिखते हैं पूजा ने बहुत गलत किया, ये तो हर कहानी में ही होता है, शुक्रिया। उसके बाद में दीपू शर्मा लिखते हैं भाई हमारी बात सुनी है तो एक बात है, जो पति अपने गुनहगार पत्नी को जानबूझकर सर पर बैठा जाएगा, जानबूझकर देखेगा तो उसका रिश्ते का अंजाम यही होगा। ये आपने अच्छी बात कही। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी और नारायण कुमार जी। सो दोस्तों, ये बेहतरीन कहानी थी और ये कुछ बेहतरीन से आप लोगों के कमेंट्स थे, और मैंने ये कहानी आप लोग को दोबारा सुनाई इसलिए क्योंकि इस कहानी के अंदर बहुत कुछ अपडेट्स थी। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।